एक बार फिर से आप सभी का मन स्टडी सेंटर में स्वागत है। आप लोगों को पिछली वीडियो में कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण बताया है। आज आप लोगों को कार्बनिक यौगिकों का नामकरण बताएंगे। ये जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों का नाम दो पद्धतियों से मिलकर बना होता है, या दो पद्धतियों से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है, जिसके अंतर्गत पहला होता है सामान्य पद्धति। पहला होता है सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति को निरर्थक पद्धति भी कहते हैं। सामान्य पद्धति को निरर्थक पद्धति कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की दो पद्धति है। पहला है सामान्य पद्धति या निरर्थक पद्धति, दूसरा है जेनेवा पद्धति। जेनेवा पद्धति या अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसको कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की दो पद्धति है। पहली पद्धति सामान्य या निरर्थक पद्धति है, दूसरा जेनेवा पद्धति या अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। तो पहला हम लोग देखें कि सामान्य पद्धति या निरर्थक पद्धति के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो ये देखते हैं सामान्य पद्धति के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। सामान्य पद्धति के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है, तो इसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों के उद्गम स्थान के आधार पर नामकरण किया जाता है। अर्थात उद्गम स्थान का मतलब वह स्थान जहां से वह उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने वाले स्थान के आधार पर इन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। जिसके अंतर्गत पहला देखिए, ये CH4 है। CH4 को मार्स गैस के नाम से जानते हैं। किस गैस के नाम से जानते हैं? मार्स गैस के नाम से जानते हैं। और मार्स का अर्थ होता है दलदल। मार्स का अर्थ क्या होता है? दलदल। दलदल का मतलब समझ रहे हैं ना? जहां की परत, एक परत, दो परत या कई परतें होती हैं, वो परतें बहुत कमजोर हो जाती हैं। और परतें जैसे मान लीजिए गोबर को इकट्ठा करके रख दिया जाए तो उसमें गैस बनता है। अब कैसे पता कि गैस बनता है? कभी अचानक उसमें पैर रख देते हैं, तो पैर रखने के बाद उसमें देखेंगे जलन टाइप का महसूस होता है। मतलब ये कि उसमें जलन उत्पन्न होता है, इसका मतलब उसमें गैस है। कौन सा गैस है भाई? मार्स गैस है। मतलब CH4 है, यही मार्स गैस है। तो ये मार्स गैस उसके अंतर्गत, इसीलिए CH4 का नाम मार्स गैस होता है। इसके बाद ये देखिए CH3 COOH, CH3 COOH, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक की उत्पत्ति एसिटम से हुआ है, इसीलिए इसका नाम एसिटिक एसिड है। ये HCOOH है, इसका नाम फार्मिक एसिड है। फार्मिक का मतलब होता है फार्मिका से उत्पन्न होता है, और फार्मिका का अर्थ होता है रेड एंट, लाल चींटी। मतलब इसकी उत्पत्ति लाल चींटी से होती है, इसीलिए इसको फार्मिक एसिड कहते हैं, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, इसको मार्स गैस कहते हैं। किस पद्धति के अंतर्गत? सामान्य पद्धति के अंतर्गत। समझ आ गया ना? सामान्य पद्धति के अंतर्गत नामकरण समझ में आ गया। अब आपको बता दें जेनेवा पद्धति। जेनेवा पद्धति, जेनेवा पद्धति, इस आपको बताया है कि जेनेवा पद्धति को ही अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से जानते हैं, या इसी को IUPAC पद्धति के नाम से भी जानते हैं। जेनेवा पद्धति के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो अच्छा, जेनेवा पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक थे ना। ये मार्स गैस, मान लीजिए मार्स गैस है, तो मार्स गैस की उत्पत्ति दलदल से हुआ, लेकिन इसको प्रयोगशाला के अंतर्गत भी तो बनाया जाता है। जब तक प्रयोगशाला के अंतर्गत नहीं बनाया गया तब तक तो चलिए भाई ठीक है, मार्स गैस उसका नाम है। लेकिन जब प्रयोगशाला के अंतर्गत बन गया तो अब किसके आधार पर नामकरण करेंगे? मतलब एक ही यौगिक का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से वैज्ञानिक जानते थे। फलतः उसी के बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल होता था, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों को दिक्कत होता था। इसलिए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने जेनेवा नामक शहर में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए एक पद्धति बनाया, जिसे जेनेवा पद्धति कहते हैं। ये जेनेवा नामक शहर स्विट्जरलैंड में है। कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के एक शहर का नाम है जेनेवा। पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए जेनेवा नामक शहर में एक पद्धति का निर्माण किया, जिसे जेनेवा पद्धति या अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अंतरराष्ट्रीय पद्धति।
अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से जानते हैं। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की इस पद्धति को क्या कहेंगे? जेनेवा पद्धति कहेंगे या अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहेंगे। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया। तो इसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का नाम 3 भागों से मिलकर बना होता है। वैसे 3 भागों से हैलो एल्केन मतलब हैलोजन परमाणु वाले होते हैं, लेकिन जो सामान्य एल्केन होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनके नाम केवल 2 भागों से मिलकर बना होता है। 2 भागों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब पहला भाग उसका होता है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का नाम 2 भागों से मिलकर बना होता है। जब आगे बताएंगे आप लोगों को तो देखेंगे 3 भागों से मिलकर कार्बनिक यौगिकों का नाम बनेगा, जिसके अंतर्गत पहला होगा पुरुलग्न। पहला क्या होगा? पुरुलग्न होगा। दूसरा होगा मूल शब्द। दूसरा क्या होगा? मूल शब्द। तीसरा क्या होगा? अनुलग्न। तीसरा क्या होगा? अनुलग्न होगा। हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण देखेंगे तो कभी कभी देखेंगे कि ये जो मूल शब्द है यही पुरुलग्न के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कभी कभी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए ये जो मूल शब्द है यही पुरुलग्न के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और कभी कभी पुरुलग्न अलग होते हैं। जब हम आपको बताएंगे तो उसके अंतर्गत डिटेल से बताएंगे। लेकिन ये पुरुलग्न का मतलब कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने के लिए नाम से पहले लिखा जाता है, उसे पुरुलग्न कहेंगे। और पुरुलग्न का किसी भी कार्बनिक यौगिक के नामकरण के लिए यदि पुरुलग्न का निर्धारण करना चाहते हैं तो उस यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या को गिनना होगा, और कार्बनों की संख्या को गिन के पुरुलग्न का निर्धारण करना होगा। यदि मान लीजिए किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए उसका पुरुलग्न या मूल शब्द कहें मेथ होगा। अंग्रेजी में कहेंगे METH, मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 हो जाए तो उसके लिए एथ शब्द का प्रयोग करते हैं। एथ शब्द का प्रयोग करते हैं। 3 हो तो उसके लिए प्रोप शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रोप। 4 हो तो ब्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर 5 हो तो पेंट। अगर 6 हो तो हेक्स शब्द का प्रयोग करते हैं, हेक्स। 7 हो तो हेप्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर 8 हो तो ऑक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर 9 हो नोन शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर 10 हो तो डोक शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए ये कार्बनिक यौगिकों का मूल शब्द है। कौन शब्द है? मूल शब्द है। लेकिन कुछ यौगिकों में ये जो मूल शब्द है पुरुलग्न के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पुरुलग्न का मतलब जो नामकरण से पहले लगता है। अभी उदाहरण लेके हम आप लोग को समझाएंगे, लेकिन ये नोट कर लीजिए कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 1 हो उसके लिए मेथ, 2 हो तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डोक। ये 10 के लिए डोक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पुरुलग्न का निर्धारण कर लेंगे। मतलब कोई यौगिक दे दिया जाए तो उसमें कार्बनों की संख्या को काउंट करेंगे, कार्बनों की संख्या को गिनेंगे, और गिन के किसका निर्धारण करेंगे? पुरुलग्न का निर्धारण करेंगे। और यही पुरुलग्न कहीं कहीं मूल शब्द के रूप में अलग हो जाएंगे, कहीं कहीं मूल शब्द के रूप में प्रयोग किए जाएंगे और उसका पुरुलग्न अलग हो जाएगा। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का, संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण बता रहे हैं, इसलिए इसके अंतर्गत ये सब पुरुलग्न के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? पुरुलग्न के। पुरुलग्न का निर्धारण कर लेंगे आप सभी लोग। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। पुरुलग्न का निर्धारण कर लेंगे आप लोग। इसके बाद अब निर्धारण करेंगे हम लोग किसका? अनुलग्न का। किसका निर्धारण करेंगे? अनुलग्न का निर्धारण करेंगे। अब कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए अनुलग्न का निर्धारण करेंगे, और अनुलग्न का निर्धारण करने के लिए
किसी भी कार्बनिक यौगिक का यदि नामकरण करना चाहते हैं तो अनुलग्न के निर्धारण के लिए उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह के आधार पे करते हैं। मतलब अनुलग्न का निर्धारण किसके आधार पे करेंगे? क्रियात्मक समूह के आधार पर करेंगे। और अलग अलग क्रियात्मक समूहों का अनुलग्न जो होता है ये अलग अलग होता है। अलग अलग क्रियात्मक समूहों का अनुलग्न क्या होता है भाई? अलग अलग होता है। तो अब इसमें एक नया शब्द जुड़ गया ना, क्या जुड़ गया? क्रियात्मक समूह। क्या जुड़ा? क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। समझ लेते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ये फंक्शनल ग्रुप हिंदी में इसको कहते हैं क्रियात्मक समूह। ये क्रियात्मक समूह का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा का पूरा समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ के क्या करेंगे पूरा समझिए। क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह का मतलब होता है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि किसी भी यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में वह परमाणु या परमाणु समूह होता है जो उसके यौगिक, उस यौगिक के गुणों के लिए रिस्पांसिबल होता है, जिम्मेदार होता है, जो उसके गुणों को निर्धारित करता है, उस परमाणु या परमाणु समूह को क्रियात्मक समूह कहते हैं। वे परमाणु या परमाणु समूह, ध्यान दीजिएगा, वे परमाणु या परमाणु समूह जो किसी यौगिक के गुणों को निर्धारित करता है, या ये कहें कि किसी परमाणु समूह या परमाणु के गुणों के लिए जिम्मेदार होता है, या ये कहें कि किसी परमाणु या परमाणु समूह के गुणों को निर्धारित करता है। बात समझ आ रहा है ना? ऐसे परमाणु या परमाणु समूह को क्या कहेंगे? क्रियात्मक समूह कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रियात्मक समूह। समझ आ गया क्रियात्मक समूह ना? और अलग अलग क्रियात्मक समूहों का अनुलग्न भी अलग अलग होता है। जैसे कुछ क्रियात्मक समूहों का नाम और उसके अनुलग्न लिखते हैं। अलग अलग क्रियात्मक समूहों का अनुलग्न अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए यदि हम लोग नामकरण करना चाहेंगे, यदि एल्केन का नामकरण करेंगे, किसका नामकरण करेंगे? एल्केन का। तो अब स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। किसका? नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन का नामकरण, किसका नामकरण? एल्केन का नामकरण। एल्केन का नामकरण। अब ये जब एल्केन का नामकरण करेंगे हम लोग, तो एल्केन के नामकरण के लिए सबसे पहले कार्बनों की संख्या को गिनेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब महाभारत स्टार्ट हो रहा है। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में, यानी एल्केन के नामकरण में पूर्वलग्न का निर्धारण करने के लिए कार्बनों की संख्या को काउंट करेंगे। अब कार्बनों की संख्या को गिनती करने के लिए थोड़ा सा झंझट है इसमें। क्या है कि अगर मान लीजिए उसमें कोई साइड चेन है, साइड चेन, पिथागोरस बाबा लग गया। साइड चेन क्या होता है? पार्श्व श्रृंखला। साइड चेन का मतलब क्या होता है? पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला का मतलब, जैसे अपने शरीर की बात करें तो ये पूरी शरीर एक चैन है, लेकिन ये जो दोनों पंख है हम लोगों का, ये दोनों साइड मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुख्य श्रृंखला में नहीं है। अगर ऐसे मुख्य श्रृंखला का निर्धारण करेंगे तो ये और ये पोर्शन छूट जाएगा। अगर ऐसे काउंट करेंगे तो ये वाला और ये वाला छूट जाएगा। कहने का मतलब कि मुख्य श्रृंखला का मतलब जो सबसे लंबी श्रृंखला जनक श्रृंखला होती है, उस जनक श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला कहते हैं। और जो मुख्य श्रृंखला से जुड़ा होता है लेकिन मुख्य श्रृंखला में नहीं होता है, तो ऐसे श्रृंखला को पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH3 H CH2 CH3। अब देखिए इसमें कार्बनों की संख्या को यदि यहां से काउंट करेंगे तो 5 हो रहा है, लेकिन एक ऐसा कार्बन है जिसको मुख्य श्रृंखला में काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जिसकी मुख्य श्रृंखला में काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे श्रृंखला को पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। मतलब पार्श्व श्रृंखला का मतलब मुख्य श्रृंखला से जुड़ा होता है लेकिन मुख्य श्रृंखला में नहीं होता है, तो ऐसे श्रृंखला को क्या कहेंगे? पार्श्व श्रृंखला कहेंगे। और पार्श्व श्रृंखला में कोई ना कोई क्या लगा होगा?
रेडिकल लगा होगा। क्या लगा होगा? रेडिकल। रेडिकल का मतलब क्या होता है भाई? मूलक। रेडिकल का मतलब क्या? मूलक। और मूलक का मतलब क्या होता है? मूलक का मतलब होता है यदि जनक श्रृंखला से एक हाइड्रोजन कम हो, जनक श्रृंखला से एक हाइड्रोजन कम हो, या ये कह सकते हैं कि ऐसे परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जिनके पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिकों को मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मूलक। वे परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जिनके पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ऐसे यौगिकों को मूलक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये CH4 है, इससे एक हाइड्रोजन निकल गया, बन गया CH3, तो CH3 क्या है? मूलक है। इस मूलक का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। मूलक का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। मतलब ये मूलक का सामान्य सूत्र होता है। मूलक का परिभाषा समझा गया ना? वे परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जिनके पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ऐसे परमाणु या परमाणु समूहों को क्या कहेंगे? मूलक कहेंगे। इसमें कार्बनों की संख्या को काउंट करके और पूर्वलग्न का निर्धारण कर लेंगे और उसके बाद अनुलग्न जोड़ देंगे। मतलब ये जो मूलक होते हैं इसका अनुलग्न जो होता है इल होता है। क्या होता है? इल होता है। जैसे मान लीजिए ये CH3 ही है, तो इसमें कार्बन की संख्या कितना है भाई? एक है ना? तो कार्बन की संख्या एक है, तो इसके लिए पूर्वलग्न क्या लिखेंगे? मेथ लिखेंगे। अभी लिखवाए हम आपको, इससे पहले पूर्वलग्न के निर्धारण में मेथ लिखेंगे और इसमें क्या जोड़ना है? इल जोड़ देना है। मतलब इसका नाम क्या हो गया? मेथिल। अगर यही मान लीजिए CH3 CH2 है, तो इसमें देखेंगे कि कार्बन की संख्या 2 है, ये भी मूलक है। तो कार्बन की संख्या 2 है तो एथ शब्द का प्रयोग करेंगे, इसका पूर्वलग्न एथ होगा और इसमें क्या जोड़ देना है? इल जोड़ देना है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया? एथिल। एथिल कहां से नाम आया? सबको समझ में आ गया ना? यही मान लीजिए कि अगर ऐसे हो जाता, ये मेथिल कहां से है? समझ में आया? एथिल कहां से है? समझ में आ गया ना? अब देखिए, अगर मान लीजिए CH3 CH2 और CH2 हो जाए, इसमें कार्बन की संख्या कितना है? अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये मेथिल है कि नहीं है, मूलक है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा कि मूलक है कि नहीं है? तो इसको पता करने के लिए मशीन तो दिया है ना, डालिए चेक करिए। नहीं चेक कर पाएंगे क्या? गजब स्थिति है भाई। CnH2n+1 मशीनें तो है, डालिए ना। जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है, n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं भाई? तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 है। H 2 गुणते 3 +1। समझे ना? 3 कहां से आया? कार्बन परमाणु की संख्या ना है। तो अब देखिए C3 2 3 6 6 1 7, C3H7 हुआ। अगर ये C3H7 हो गया तो मूलक 100% है। तो देखिए 1 2 3 3 वो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन गिन लीजिए 3 2 5 2 7, C3H7 आया ना? इसका मतलब यह क्या है? मूलक है। तो जब मूलक स्पष्ट हो गया तो इसका अनुलग्न स्पष्ट हो गया, इल होगा, जो पूर्वलग्न के अंत में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब देखिए, तो इसमें कार्बन की संख्या 3 हो गया, तो इसके लिए जिस शब्द का अनुलग्न का प्रयोग करेंगे वो प्रोप होगा, इल जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेल। मूलक का नामकरण समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। चलिए, मूलक का नामकरण समझ में आ गया, तो अब आते हैं मेन पॉइंट, एल्केन के नामकरण में। तो एल्केन का यदि नामकरण करना चाहते हैं, बिना साइड चेन वाला है तो कोनो दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो पढ़ कह रहे हैं, मेहनत करेंगे तब ना दिक्कत नहीं होगा। नहीं मेहनत करेंगे तो हर जगह दिक्कत है। थोड़ा सा मेहनत करिए, साथ में जुड़े रहिए, सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो लगातार पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि 10 घंटा 8 घंटा बैठ के पढ़िए ना,
केवल 20 मिनट 25 मिनट हमारे साथ रहिए। और साथ रहिए का मतलब ये नहीं कि हमारे संग बाजार में घूमिए ना, साथ रहने का मतलब ये कि हमारे साथ पढ़िए, हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, रटने के लिए भी नहीं कह रहे, रटिए मत, केवल प्रयोग करिए, इसका नामकरण करिए, अधिक से अधिक यौगिकों का नामकरण करिए। देखिए कितना आसानी से बात आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत आसान होगा, थोड़ा सा मन लगाएंगे बहुत आसान होगा और आप लोग बहुत आसानी से कर भी पाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए CH4 है, इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 1 है। तो कार्बन की संख्या यदि 1 है तो इसके लिए पुरलग्न क्या होगा, अभी तो बताएं, लिखे नहीं है क्या, पीछा उलट के देख लीजिए, मेथ होगा, क्या होगा, मेथ। इसमें जो एल्केन होता है, एल्केन का अनुलग्न ANE अर्थात N होता है। एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, N होता है। एल्केन का अनुलग्न N होता है। तो एल्केन का अनुलग्न N होता है जो पुरलग्न के अंत में जोड़ देते हैं। जैसे मेथ हो गया ना, N जोड़ दीजिए, क्या हो गया, इसका नाम मेथेन हो गया। इसका नाम क्या हो गया, मेथेन हो गया। और वही मान लीजिए अगर ऐसे है, अगर ऐसे है तो इसमें कार्बन की संख्या कितने है भाई, 2 है ना, तो कार्बन की संख्या 2 है, तो इसको, इसके लिए अभी आपको पुरलग्न लिखवाए हैं कि एथ होगा, एथ। आइए एल्केन है, अब सोच रहे होंगे कि कैसे पता चल रहा है कि एल्केन है, तो इसके लिए भी मशीन दिए थे, CnH2n+2 कह दो ना +2, मतलब कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 अधिक यदि हाइड्रोजन की संख्या होगी, कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक यदि हाइड्रोजन की संख्या होगी तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। तो ये एल्केन है, कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक, कार्बन की संख्या कितना है, 2 है, तो 2 गुना करेंगे तो 4, 2 अधिक 6, C2H6 है ना, इसमें है कि नहीं है, देख लो, कार्बन हाइड्रोजन की संख्या 3, इधर हाइड्रोजन की संख्या 3, 3 और 3 6, कार्बन की संख्या 2 दिख रहा है, इसका मतलब एथ हो गया। ये एल्केन है तो इसमें अनुलग्न के रूप में क्या जोड़ेंगे, N जोड़ेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। यही मान लीजिए कि अगर कार्बन की संख्या और अधिक हो जाए, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 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 CH3, अगर ऐसे हो जाए तो इसमें कार्बन की संख्या को काउंट करिए ना, 1 2 3 4 5, कार्बन की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन की भी संख्या है, मतलब ये क्या है, एल्केन है। तो एल्केन है तो इसका नामकरण करेंगे, तो नामकरण करने के लिए पुरलग्न का निर्धारण करिए ना, तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5, 5 वो कार्बन हो गया ना, तो इसके लिए जो पुरलग्न शब्द का प्रयोग करेंगे, पेंट होगा, क्या होगा, पेंट होगा, और इसमें N जोड़ देंगे, मतलब इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, समझा ना, पेंटेन। लेकिन ये तो सादा वाला है ना, अगर साइड चैन वाला रहे तब क्या करेंगे, देखिए साइड चैन, जैसे मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, इसमें साइड चैन भी है, तो साइड चैन वाले में काउंटिंग करते समय 2 बात आपको ध्यान देना होगा। पहली बात ये कि अगर एक साइड चैन कोई भी उपस्थित हो तो उसके लिए काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड चैन नजदीक हो, तो नजदीक वाले की तरफ से काउंटिंग कर लेंगे हम लोग। तो इस पे देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, 4 5 इधर से भी करेंगे तो तीसरे नंबर पे है, मतलब लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 लंबी श्रृंखला का चुनाव करना, इस बात का ध्यान रहे। तो इस तरह कर रहे हैं तो 4 गो कार्बन होगा, ऐसे काउंट करेंगे तो 4 गो कार्बन होगा, अगर ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे तो 5 कार्बन होगा। मतलब जिधर से आप काउंटिंग करना चाहे, लेफ्ट से काउंटिंग करना चाहे या राइट से काउंटिंग करना चाहे, इस कंडीशन में आप दोनों तरफ से काउंटिंग कर सकते हैं। तो जब दोनों तरफ से काउंटिंग करेंगे तो 3 नंबर से ही साइड चैन लगा होगा, तो लगा होगा नहीं, लगा है, सॉरी लगा हुआ, लगा होगा नहीं, लगा है 3 नंबर से साइड चैन। तो जो साइड चैन लगा है वह एक मूलक के रूप में है, और ऐसे मूलक के रूप में है जिसका नाम मेथिल है। क्या नाम है, मेथिल है। तो मेथिल कितने नंबर पे लगा है भाई, 3 नंबर से लगा है, तो इसका नाम हो गया 3 मेथिल, 3 मेथिल। लंबी श्रृंखला में कार्बन की संख्या 5 है ना,
तो इसका नाम हो गया क्या? पेंटेन। क्या नाम हो गया? पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन। हाँ, एक चीज और बता दें कि ये साइड चेन जो है हो सकता है कि एक से अधिक बार लग जाए। तो एक ही साइड चेन एक से अधिक बार यानी 2 बार लग जाए तो उसके लिए डाई शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर 3 बार लग जाए तो उसके लिए ट्राई शब्द का प्रयोग करेंगे। ट्राई शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर 4 बार लग जाए, यही क्रियात्मक समूह, एक ही क्रियात्मक समूह 4 बार लग जाए तो इसके लिए टेट्रा शब्द का प्रयोग करेंगे। किस शब्द का प्रयोग करेंगे? टेट्रा शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे लिख दें CH3 होल थ्राइस, ऐसे लिख दें, तब इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो CH3HC है, CH3 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 CH3। मान लीजिए ये कोई यौगिक है, इसका यदि नामकरण करना चाहते हैं तो नामकरण करेंगे तो लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे ना। तो कर लीजिए 1 2 3। अब देखिए 2 ऐसे साइड चेन बच गए जिसको मुख्य श्रृंखला में काउंटिंग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो अब इसको लिखेंगे 2 डाई, 2 डाई। और जो साइड चेन के रूप में है उसका नाम क्या है? मेथिल है। मेथिल है ना, मतलब ऐसे लिखेंगे 2 डाई मेथिल। लंबी श्रृंखला में कार्बन की संख्या 3 है ना, तो लिखेंगे प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। प्रोपेन क्यों लिखेंगे? क्योंकि लंबी श्रृंखला में कार्बन की संख्या 3 है। लंबी श्रृंखला में कार्बन की संख्या 3 है और वो सिंगल बॉन्ड द्वारा यानी एल्केन है, एकल बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये एल्केन का नामकरण सबको समझ में आ रहा है ना। एक कंडीशन और है, थोड़ा सा कष्ट करिए, थोड़ा सा और मेहनत करिए। एक कंडीशन और है, उसको पढ़ लेते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कि साइड चेन एक से अधिक बार आए, तो एक से अधिक बार आए इसका मतलब कि वो साइड चेन 2 या 2 से अधिक हो। जैसे मान लीजिए CH3 CH2C CH3H CH2C CH2 CH3H CH2 CH2 CH3। इस कंडीशन में यदि काउंटिंग करेंगे, इसको हटाते हैं, इस कंडीशन में यदि काउंटिंग करेंगे हम लोग, तो काउंटिंग करेंगे तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया ना। लेकिन 7 तो हो गया, लेकिन ये जो मेथिल है और ये क्या है? साइड चेन एथिल है। तो इस कंडीशन में अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान में रखेंगे। काहे कि ये M से शुरू होगा, ये E से शुरू होगा। तो इस कंडीशन में काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला पहले आता है। मतलब पहले E आएगा कि पहले M आएगा? तो पहले E आएगा ना। तो एथिल की तरफ से काउंटिंग करेंगे। इस बात का ध्यान रहे कि अगर एक से अधिक बार कोई क्रियात्मक समूह आ जाए, भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह आ जाए, तो उस कंडीशन में काउंटिंग करेंगे तो उधर से करेंगे जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला पहले आता हो। समझ आ रहा है ना। तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला ई एथिल वाला पहले आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसका पोजीशन लिख लीजिए। कार्बन नंबर 3 है, 3 लिखेंगे और एथिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे और क्या लिखेंगे? एथिल, 3 एथिल। और कार्बन नंबर 5 से क्या लगा है भाई? मेथिल। 3 एथिल 5 मेथिल। लंबी श्रृंखला में कार्बन की संख्या 7, मतलब हेप्ट और N जोड़ देंगे। इसका IUPAC नाम हो जाएगा 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन। समझ में आ गया ना। एल्केन का नामकरण समझ में आ गया। अब आपको बता दें एल्कीन का नामकरण। एल्कीन के नामकरण में कुछ खास नहीं है। अगर एल्केन समझ में आ जाएगा तो एल्कीन बहुत आसान है। एल्कीन का मतलब आप लोगों को वर्गीकरण के अंतर्गत परिभाषा बताए हैं, उसमें देख लीजिएगा। इसमें आप लोगों को केवल नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन बताने का प्रयास कर रहे हैं और यही समझने का प्रयास करिए आप लोग भी कि एल्कीन का नामकरण कैसे करेंगे। तो एल्कीन का अनुलग्न जो होता है इन होता है। क्या होता है? इन होता है। एल्कीन का अनुलग्न इन होता है, जो पूर्व लग्न के अंत में जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए CH2
CH2। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इस सूत्र को फॉलो कराएंगे। यह एल्कीन है तो एल्कीन का नामकरण करेंगे तो इसमें कार्बन की संख्या 2 है ना, तो कार्बन की संख्या 2 है तो एथ हो जाएगा और इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। इस तरह से हम लोग एल्केन का और एल्कीन का, और एक चीज और बता दें, एल्काइन का भी नामकरण साइड चेन वाला वही कंडीशन रहेगा, साइड चेन वाला अगर रहेगा। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर साइड चेन और साइड चेन में एथिल हो, अगर साइड चेन में यदि एथिल लगा हो और एल्कीन भी हो, एथिल लगा हो और एल्कीन हो और इसका अनुलग्न इन होता है, तो इस कंडीशन में कार्बन की काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से दूसरा वर्णमाला पहले आता हो, मतलब पहले टी आता हो कि पहले एन आता है, इस आधार पे नामकरण करेंगे। ठीक ना, तो करिएगा। जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, फिर से उसको समझाने का हम आपको प्रयास करेंगे। लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा सा बता दें एल्काइन का नामकरण। एल्काइन का मतलब आप लोग जानते हैं जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, तो ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा। जैसे मान लीजिए ये एल्काइन का नामकरण हम आपको बता रहे हैं, और एल्काइन का मतलब हम आप लोगों को बताए थे जिसमें कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित हो, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, तो ऐसे यौगिकों को एल्काइन कहेंगे। और एल्काइन का नामकरण करेंगे तो इसका एल्काइन में अनुलग्न आयन होता है, आयन होता है YNE जोड़ देते हैं पूर्व लग्न के अंत में। जैसे इसका नामकरण करना है तो कार्बन की संख्या 2 है ना, कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध उपस्थित, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है ना, तो इसका नामकरण करेंगे तो कार्बन की संख्या 2 है तो एथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथ, और YNE जोड़ देंगे, मतलब ऐसे हो जाएगा एथ, आइन जोड़ देंगे ऐसे, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। साइड चेन वाला वही रहेगा जो एल्केन में हम आपको बताए हैं, वही एल्कीन में भी होगा और वही एल्काइन में भी होगा। ये तीनों नामकरण यदि आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर नहीं समझ में आता है तो भी बताएं। इसके बाद हम आप लोगों को ये अन्य क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण आप लोगों को अगले वीडियो के अंतर्गत बताए हैं। तब तक के लिए जय हिंद।